Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Funnel Financial Reporting classes and we are in the Ind AS 105 यानी Ind AS 105 स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से और विद इन 2 to 3 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि छोटा Ind AS है, आराम से अच्छे से कंप्लीट होगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये जो है 6 to 8 मार्क्स तक आ सकता है एग्जाम में। कंटिन्यूसली आता है कि सर कंटिन्यूसली हर एक एग्जाम में ना देखो, बट तुम्हें क्या है अल्टरनेटिवली हर एक एग्जाम में देख सकते हो, यानी क्या एक पेपर छोड़ के एक दूसरा पेपर में मिल सकता है, एक अटेम्प्ट में दूसरा अटेम्प्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड है, यू कैन कंप्लीट इट इजीली, और छोटा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर Ind AS में पढ़ेंगे क्या सर हम। यहाँ पे इस पर्टिकुलर Ind AS में सिंपली अगर तुम टॉपिक का नाम ही देखोगे Ind AS 105 तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या पढ़ने वाले। क्या है टॉपिक, बोलता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यानी क्या, अगर कोई एसेट है और वो एसेट को मुझे क्लासिफाई करना है, यानी क्या फिर समझो बेचना है, राइट। अगर वो एसेट को मुझे बेचना है तो उस केस में उसको कैसा बेचेंगे, व्हाट इज बी द प्रोसीजर, राइट, और ये प्रोसीजर कैसा फॉलो करना चाहिए वो देखेंगे। और जब भी कोई भी एसेट को बेचना चाहो तो उसको क्या करते हैं, सेपरेटली हम डिस्क्लोज करते हैं इन द बैलेंस शीट, राइट। समझो पीपीई है और ये पीपीई को क्या किया हमने, पीपीई नॉर्मली समझो 1000 है, उसमें से मुझे एक पीपीई बेचना है, तो उस पर्टिकुलर पीपीई को हम पीपीई से निकाल के हम हेल्ड फॉर सेल में दिखाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आ जाओ। इफ यू विल सी हियर, यहाँ पे अगर देखोगे ना, स्पेसिफिक बोला है एसेट हेल्ड फॉर सेल, दिख रहा होगा तुम्हें ऑन द स्क्रीन। स्पेसिफिकली क्या बोला है, स्पेसिफिकली यहाँ पे एसेट हेल्ड फॉर सेल दिखा है, यानी क्या हुआ होगा, कोई भी नॉन करंट एसेट होगा ये, इस नॉन करंट एसेट में कुछ होगा कि यहाँ पे बेचना चाहे कंपनी, और वो कंपनी बेचना चाहे और उस इससे निकाल के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, एंड स्पेसिफिकली सेपरेटली दिखाया है, राइट। वो सेपरेटली दिखाने के क्राइटेरियाज क्या है, राइट। और उसके बाद अगर समझो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करा तो कैसा करना चाहिए, विद इन 1 ईयर में ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है नॉर्मली, तो ये विद इन 1 ईयर नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम Ind AS 105 में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या, ये Ind AS सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट के रिलेटेड बात करता है। ओके सर, करंट एसेट, सर करंट एसेट यहाँ पे कवर्ड नहीं है, ओनली वी विल स्पीक अबाउट नॉन करंट एसेट। अगर नॉन करंट एसेट बोल रहे हो सर, तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट यानी कौन से नॉन करंट एसेट, अगर मोटा मोटा मैं बोलूं तो यहाँ पे ये कौन से Ind AS के रिलेटेड बात कर रहा है। Ind AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, Ind AS 16 यहाँ पे पीपीई के बारे में, और Ind AS 38 इंटेंजिबल्स के बारे में, स्पेसिफिकली इसके रिलेटेड बात करता है। क्यों, क्योंकि यही है एसेट्स जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट में नॉर्मली दिखता है, पीपीई हुआ, Ind AS 40 यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इंटेंजिबल एसेट्स यही है जो हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई हो सकता है, इसी के रिलेटेड बात करता है। ठीक है सर, क्या यहाँ पे नॉन करंट एसेट कवर्ड है, बिल्कुल भी नहीं, नॉन करंट एसेट सॉरी, यहाँ पे करंट एसेट कवर्ड है, बिल्कुल भी नहीं, करंट एसेट कवर्ड नहीं है, नॉन करंट एसेट के रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स देख लो। सबसे पहले हम डिस्क्लोजर ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखेंगे, वो लास्ट क्लास में देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नॉन करंट एसेट है या डिस्पोजल ग्रुप है, डिस्पोजल ग्रुप बताता हूँ क्या है, डिस्पोजल ग्रुप है तो उस केस में उसका मेजरमेंट कैसा होगा, यानी क्या, अगर कोई भी समझो मैं क्या है, मेरे पास क्लासेस का इक्विपमेंट है और ये क्लासेस का इक्विपमेंट को बेचना है मुझे, समझो लैपटॉप ही है, लैपटॉप को बेचना है। अगर लैपटॉप को बेचना है तो वो लैपटॉप बेचने से पहले मुझे क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए, वो लैपटॉप को मैं हेल्ड फॉर सेल में कितने में क्लासिफाई करूंगा, यानी कौन से वैल्यू में क्लासिफाई करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कब से बंद करूंगा, और सेपरेटली क्लासिफाई यानी क्या बैलेंस शीट में उसको सेपरेटली क्लासिफाई कर दूंगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये जो Ind AS है 105 किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, राइट। Ind AS 12 यानी क्या, इनकम टैक्सेस और डेफर्ड टैक्सेस है, अगर इनकम टैक्सेस और डेफर्ड टैक्सेस है उसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है Ind AS 105। Ind AS 19 यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, या एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स है, असेट्स है, वो सारी चीजें के ऊपर Ind AS 105 नहीं लगेगा। देन कम्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी नहीं लगेगा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर यानी क्या, बायोलॉजिकल एसेट्स है, और बायोलॉजिकल एसेट्स का हम कवर करते हैं Ind AS 41 में, Ind AS 41 के ऊपर भी नहीं लगेगा Ind AS 105, राइट। एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उस केस में वो भी नहीं लगेगा, Ind AS 117 लगेगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंडेस इंडेस बोल रहा हूँ सर, इंडेस के ऊपर इंडेस कैसे लगेगा, ये कंफ्यूजन मत हो, इंडेस के अंदर के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंडेस 12 कवर करता है इनकम टैक्सेस एंड डेफर्ड टैक्सेस, बरोबर। तो इनकम टैक्सेस और डेफर्ड टैक्सेस के ऊपर इंडेस 105 नहीं रहेगा। समझो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है और एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसके ऊपर इंडेस 19 लगेगा, इंडेस 105 नहीं लगेगा। तो ये सारे चीजें कंपोनेंट्स है जहां पे इंडेस 105 नहीं लगेगा, विच इज अ वेरी बेसिक थिंग। एंड ये बेसिक थिंग तुम देख लो ना, सिंपल है, याद रखने की जरूरत है क्या सर, याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें देख के छोड़ देना है। ओके, देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अभी क्लासिफाई कैसे करेंगे सर। अब हम तो बात कर रहे थे नॉन करंट एसेट क्लासिफाई हेल्ड फॉर सेल, तो क्लासिफिकेशन कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट है ना। आ जाओ बताता हूं, समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास नॉन करंट एसेट है, मेरे पास क्या है, नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट यानी क्या है सर, समझो मेरा पास यहाँ पे मशीनरी है, ये है मेरा मशीनरी, ठीक है, ये मेरा मशीनरी। अब मशीनरी जब है तो मशीनरी को मैं क्या करता हूँ, मुझे क्लासिफाई करना है हेल्ड फॉर सेल। अब हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई क्यों करेंगे सर, सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा, व्हाई शुड वी क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर भी रहेगा, हाँ जी आंसर रहेगा। अब इसका आंसर ये है, अगर कोई भी असेट है और वो असेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो मैं रिकवर कर सकता हूं ओनली थ्रू सेल रादर देन यूजिंग इट। अभी ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी को मैं सेल करके इसका कैरिंग अमाउंट रिकवर कर सकता हूं रादर देन यूजिंग इट इन माय बिजनेस, तो उस केस में हम क्लासिफाई करते हैं इनटू हेल्ड फॉर सेल। यानी समझा नहीं सर, इसका मशीनरी का जो कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू इन द सेंस उसका जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो कैसा मिलेगा, मुझे यूज करके मिलने वाला है क्या मेरे बिजनेस में, कंटिन्यू करके नहीं मिलेगा तो बेच के मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा, तो फिर हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई करो। दैट इज द ओनली लॉजिक बिहाइंड दिस, कि यहाँ पे कोई भी नॉन करंट एसेट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू हेल्ड फॉर सेल, राइट। तो वो क्लासिफिकेशन होगा एज पर इंड AS 105, इफ कैरिंग अमाउंट could be recovered principally through sale rather than using it in बिजनेस, या फिर बोल सकते हो कंटिन्यूइंग यूज, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको क्लासिफाई कर देंगे हेल्ड फॉर सेल। अच्छा सर, यहाँ पे मशीनरी हमने समझ लिया कि यहाँ पे मशीनरी को जो है वो मैं यूज करने से मुझे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं मिलेगा, बट मैं सेल करूंगा तो मुझे उसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, उसके लिए हम हेल्ड फॉर सेल में क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, मान गए, यस मान गए। अब हेल्ड फॉर सेल करने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, मशीनरी को बोला मुझे हेल्ड फॉर सेल करना है, बट हेल्ड फॉर सेल में जाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरियाज क्या है समझ लो। सबसे पहला चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो असेट है, यानी क्या, जो भी असेट मुझे मैं सेल कर रहा हूं, दैट शुड बी अवेलेबल इन द प्रेजेंट कंडीशन फॉर द सेल। यहां पे लिख दे दो, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन। यानी समझा नहीं सर, आई डेंट गॉट यू, समझेगा ना क्या है। समझो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे क्या है, ये मेरा कैलकुलेटर बेचना है, दिख रहा है कैलकुलेटर 150 रुपए में देगा, ठीक है, ये 150 रुपए में देगा, राइट। और ये प्रेजेंट कंडीशन है, समझो ये नॉन करंट एसेट है। अब ये नॉन करंट एसेट को मुझे सेल करना है राइट, नॉन करंट एसेट को सेल करना है। अब सेल करते समय मैंने क्या नोटिस किया, यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया कि इसका जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन गया हुआ है, ये स्क्रीन रिस्टोर करने 1 महीना लगेगा। तो बताओ क्या ये प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल है फॉर सेल, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे 105 बोलता है कि जो भी असेट तुम सेल करने चाह रहे हो, तो वो जो असेट है वो प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल होना चाहिए सेल के लिए, भले ही स्क्रीन गया है। स्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटर ना, विच इज दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट। अगर स्क्रीन नहीं है तो फिर कैलकुलेटर है ही नहीं, बरोबर है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंडीशन में ये अवेलेबल है फॉर सेल, तो फिर उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इसको इंड AS 105 में क्लासिफाई कर सकते हैं हेल्ड फॉर सेल,
राइट। समझो अगर बोलेगा कि सर ये जो स्क्रीन है इसको रिप्लेस कर देता हूं और रिप्लेस करके मैं बेचूंगा और इसके लिए 1 महीना लगेगा, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल नहीं है, तो फिर इसको सेल नहीं मान सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल? जैसे ये मशीनरी है, दिस इज द मशीनरी। अब ये मशीनरी जो है, मशीनरी इसको भी सेल करना है, हमें सेल तो करना ही है। जब सेल करना है, ये प्रेजेंट कंडीशन क्या है इसका? प्रेजेंट कंडीशन अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट इसमें क्या है, इसमें छोटा मोटा जो है ना वो ऑयलिंग करने का पड़ेगा, मतलब सेल करने से पहले ऑयलिंग करना पड़ेगा। ऑयलिंग इन द सेंस मशीनरी अच्छे चलने के लिए। अब तुम बताओ, दिस इज यूजुअल एंड कस्टमरी, राइट। यानी क्या, नॉर्मली कोई भी सेल करता रहेगा। समझो तुम कोई भी शॉप में जाता हो फर्नीचर लेने, फर्नीचर को वो तो पोंछ के देता है ना, बरोबर। तो वो क्या है, रेडी फॉर सेल है, इमीडिएटली अवेलेबल। ऑयलिंग करने कितना दिन लगेगा यार, कितना दिन नहीं, कितना देर लगेगा, 1 घंटा लगेगा ऑयलिंग करने, दे देगा, राइट। अगर ऐसे छोटे मोटे कोई चेंजेस है और छोटे मोटे चेंजेस करके दे रहा है, तो फिर देन इट वी कैन कंसिडर दैट इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। अगर बड़े बड़े चीजें हैं, जैसे समझो लेट्स टेक एक और एग्जांपल, घर है, और घर में क्या हो रहा है, घर को बोल रहा है कि हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल इन द सेंस यहाँ पे मुझे बेचना है घर। जब घर बेचना है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है घर तो बेचना है बट इसको रिनोवेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बेचूंगा तो ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो तुम बताओ, जब रिनोवेशन करना है, रिनोवेशन के लिए कितना, 2-3 महीने तो लेगा, इट विल टेक मोर टाइम, 2 to 3 months। जब 2 to 3 months अगर टाइम लेगा, तो वो इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, तो हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, घर बनाना है, मतलब घर बेचना है। घर में क्या है, प्लम्बिंग में कुछ लीकेजेस है, या फिर समझो कहीं पे तो कुछ क्रैक्स है, उसको मुझे बिठा के दे देना है कस्टमर को। ये क्या है, यूजुअल है। नॉर्मली कस्टमर को अगर मैं घर बेच रहा हूँ, तो फिर वो तो बोलेगा छोटे मोटे चीजें करके दो ना। अगर लीकेज है प्लम्बिंग में, तो टैप्स में, तो टैप्स को सही करके दे देंगे, 1 दिन लगेगा। फिर उसके बाद छोटे मोटे चीजें हैं, पेंटिंग करके देना है, 1 दिन लगेगा। पेंटिंग ने, पेंटिंग तो बड़ा चीज हुआ, बट क्रैक्स है, क्रैक्स को बुझाना है, तो फिर वो चल जाएगा। तो दिस ऑल थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल असेसिंग दिस कंडीशन। तो क्या है, असेट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे, देयर इज एसेट इज हेल्ड फॉर सेल, राइट। फिर उसके बाद और 5 कंडीशंस दिए। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, सेल मस्ट बी, या सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, इसका मतलब क्या है? यानी क्या, अगर तुम एक बार कोई भी असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करना चाहते हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, वो असेट को बेचना चाह रहे हो, तो वो सेल हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। हाईली प्रोबेबल यानी क्या, इसका 5 कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं, बट लिटरल मीनिंग बताऊं मैं, तो तुम नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अरे चलो यार मेरा घर, अगर समझो घर बेचने का प्लान है, तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, चलो मेरा घर बेचने का मन है, तो मैं एक बार देखता हूँ कि कितना प्राइस आ रहा है। तो एवरी ईयर वो चेक करवाते हैं, एवरी ईयर वो क्या करेंगे, नोटिस ये दे देंगे, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देंगे, आजू बाजू लोगों को बताएंगे, ब्रोकर को बताएंगे, और वो चेक करेंगे कि मेरा प्राइस कितना आ रहा है घर का। वो तो क्या है, वो यहाँ पे सेल इज नॉट हाईली प्रोबेबल। सेल हम यहाँ पे करने ही वाले नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है, हम तो सिर्फ प्राइस चेक करने कर रहे हैं। बट इंडेक्स 105 में क्लासिफाई होने के लिए सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। यानी क्या सर, यहाँ पे जो वेंडर है, जो सेलर है, seller has started for search of customer, कस्टमर के सर्च करने के लिए ये चालू हो गया। इसने क्या, एडवर्टीजमेंट्स चालू कर दिया, इसने क्या, एडवर्टीजमेंट्स चालू कर दिया। इसने क्या किया, सेलर ने रीजनेबल प्राइस में बेचने की सोच रहा है, रीजनेबल प्राइस विच इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू, विच इज लेस देन, या फिर बोल सकते हो विच इज नियर बाय द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, विच इज नियर बाय फेयर वैल्यू। एंड एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज, कंडीशंस क्या है, सेल जो है is expected to be completed within 1 year, 1 साल में खत्म कर देना चाहिए, राइट। यानी कि नॉर्मली सेल इज एक्सपेक्टेड, जब हम 1D05 में अगर क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, तो फिर सेल जो है वो 1 साल में कंप्लीट करना चाहिए। और एक और कंडीशन है, क्या है ये कंडीशन, ये कंडीशन है दैट नो प्लान्स टू विदड्रॉ,
यहाँ पे ऐसा कोई भी प्लान नहीं है टू विड्रॉ दी सेल, यानी सेल इन द सेंस जो बेचना चाह रहे हैं उससे हम बैकआउट करेंगे, ऐसा कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी ये नहीं है, क्या प्रैक्टिस नहीं है कि मैं सेल बैकआउट करूंगा, राइट। तो फिर सिंपल सा चीज है, कोई भी एसेट है, एसेट को मुझे क्लासिफाई करना है 105 में, मुझे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन है अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल एट द प्रेजेंट कंडीशन, मतलब प्रेजेंट कंडीशन में वो अवेलेबल होना चाहिए बेचने के लिए। सेकंड मेरा कंडीशन है सेल जो है वो हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। हाईली प्रोबेबल इन द सेंस यानी क्या, यहाँ पे जो है ना बायर को सर्च करने का चालू हो गया, एडवर्टीजमेंट चालू कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे रीजनेबल मार्केट प्राइस में बेचना चाह रहा है। फिर फोर्थ चीज क्या है, यहाँ पे सेल 1 साल में कंप्लीट होने का एक्सपेक्टेशन है और बैकआउट नहीं करेगा करके, यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि ये बैकआउट नहीं करेगा। तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए तो फिर उस केस में बोल सकते हो असेट कैन बी हेल्ड फॉर सेल, और 105 में उसको सेपरेटली हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है सर, ये बहुत बेसिक सा चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, मतलब और डिटेल में जाऊंगा ना मैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहे हैं सर, बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्रिस्प में खत्म करना चाहता हूं, राइट। तो सबसे पहले चीज देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट। अभी नॉन करंट एसेट पता चल गया क्या है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ इट्स कैरिंग अमाउंट, जो भी कैरिंग अमाउंट है विल बी रिकवर्ड। कैसे रिकवर होगा, रिकवर होगा प्रिंसिपली थ्रू सेल, प्रिंसिपली थ्रू सेल rather than continuing यूज। ठीक है, इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल एंड सेकंड है सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल यानी क्या, द असेट और डिस्पोजल ग्रुप मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसी में वो क्या है, अवेलेबल होना चाहिए। द टर्म्स आर यूजुअल एंड कस्टमरी फॉर द सेल सिमिलर टू असेट और डिस्पोजल ग्रुप डजंट क्वालिफाई फॉर द क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। यानी क्या, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, अगर घर बेचना चाह रहे हो तो घर को बेचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटे मोटे जो चेंजेस रहेंगे, जैसा प्लम्बिंग हुआ सही करके देना होगा, कुछ क्रैक्स है वो सही करके देना होगा, छोटे मोटे चीजें जो चेंजेस करना है वो यूजुअल एंड कस्टमरी है। तो ये यूजुअल और कस्टमरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल क्लासिफाइंग हेल्ड फॉर सेल, यानी क्या प्रेजेंट कंडीशन में वो अवेलेबल है फॉर सेल, बरोबर। अगर समझो अगर वाइटल चेंजेस करना है, देखो an asset will not be considered as available for immediate sale if they continue to be vital for entities ongoing operations or being refurbished to enhance the value। यानी क्या, जैसे मैंने बोला था, अगर घर बेचना चाह रहे हो, घर को बेचने से पहले तुम क्या बोल रहे हो कि घर को रिनोवेट करके बेचेंगे, तो रिनोवेशन वाला जो है ना बहुत मेजर पार्ट है यहाँ पे, राइट, बहुत मेजर पार्ट है यहाँ पे। रिनोवेट करने के बाद वैल्यू भी बदलेगा, तो उस केस में हम हेल्ड फॉर सेल तुरंत नहीं मान सकते। इट इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली बट आफ्टर रिनोवेशन वी कैन कंसिडर इट एज हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अ प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज अ हेडक्वार्टर बाय द एंटिटी नीड्स टू बी वेकेटेड बिफोर इट कैन बी सोल्ड। द टाइम रिक्वायर्ड टू वेकेट द बिल्डिंग इज यूजुअल एंड कस्टमरी। ये यूजुअल है एंड कस्टमरी है फॉर द सेल ऑफ सच एसेट। यानी क्या, एक हेडक्वार्टर्स है और वो हेडक्वार्टर्स को वेकेट करना है। अब वेकेट करने का नॉर्मल टाइम तो वो नॉर्मल यूजुअल कस्टमरी है, मतलब समझो मेरे पास कोई टेनेंट है और वो टेनेंट को मुझे वेकेट करवाना है, तो 1 महीने पहले मैं एटलीस्ट ये बता के रहूंगा कि ये तुम वेकेट कर दो, राइट। बट सेल इज हाईली प्रोबेबल विद इन 1 ईयर, 1 साल में कंप्लीट होगा सेल, राइट। बट वेकेट करने तो टाइम देना पड़ेगा ना यार, तो दैट इज ओके। बट अगर देखो, हाउएवर इफ प्रॉपर्टी कैन बी वेकेटेड ओनली आफ्टर अ रिप्लेसमेंट इज अवेलेबल। यानी क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वेकेट मतलब हेल्ड फॉर सेल कब मानेंगे, जब यहाँ पे टेनेंट जो है वो छोड़ के जाएगा और उसके जगह में कोई और आएगा। तुम समझ रहे हो, घर है, घर के अंदर टेनेंट है, ये टेनेंट छोड़ के जाएगा और दूसरा कोई आएगा। अगर जो दूसरा कोई आएगा, यानी यहाँ पे कुछ कंपलसरी है ये अभी आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो तो कभी भी आ सकता है, राइट। तो उस केस में वी कांट से दैट इट इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। देखो, however if the property is vacated only after replacement of available then this may indicate that property is not available for immediate sale but only after replacement becomes available। तो उस केस में we can't say that it is held for immediate sale। तो सिंपल सा आराम से समझो क्या है, सिंपल सा चीज ये है कि जो है ना असेट को बेचना चाह रहे हैं, दैट असेट शुड बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, मतलब जो भी प्रेजेंट कंडीशन है वो प्रेजेंट कंडीशन में उसको बेच सके। अगर समझो कुछ यूजुअल चेंजेस है जो नॉर्मली करने ही पड़ते हैं, तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल असेसिंग अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल जो है वो हाईली प्रोबेबल है, कैसे सर, स्टैंडर्ड डिफाइंस हाईली प्रोबेबल एज सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली देन वायबल, वेयर प्रोबेबल मींस मोर लाइकली देन नॉट। यानी क्या, हाईली प्रोबेबल यानी देखो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, हाईली प्रोबेबल यानी क्या, सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली देन, मतलब यहाँ पे होगा ही। हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 80-90%, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं 80-90% होगा ही,
और यहाँ पे प्रोबेबल मतलब यहाँ पे प्रोबेबल में मोर लाइकली देन नॉट इन द सेंस 50-50% आ जाता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, हाईली मतलब 80-90% होना चाहिए कि ये सेल होगा ही। स्टैंडर्ड हैव प्रिस्क्राइब 5 कंडीशंस क्या है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट हैव कमिटेड द प्लान टू सेल द एसेट और डिस्पोजल, यानी क्या एक प्लान है उनके पास सेल करने का, कैसे सेल करेंगे। एक्टिव प्रोग्राम टू ट्रेस बायर एंड कंप्लीट द सेलिंग प्लान मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड, यानी क्या एक्टिव बायर, एक्टिवली हम सर्च कर रहे हैं कि बायर कोई मिलेगा क्या। देन एक्टिवली मार्केट कर रहा है एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट, एंड सेल ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में वो बिकेगा ही बिकेगा ये asset. Next thing, significant changes to withdraw from the plan is unlikely, यानी कि यहाँ पे जो है ना बैकआउट करने से, सेल करने से बैकआउट करने का चांसेस बहुत कम है। तो उस केस में जब चारों कंडीशंस या पांचों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तब जाके मानेंगे, क्या मानेंगे सर, यहाँ पे asset can be held for sale। ठीक है, ये 2 कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में 5 कंडीशन है, ये सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट asset कैन बी हेल्ड फॉर सेल, राइट। अगर समझो यहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए फॉर सेलिंग द एसेट, एसेट को बेचने के लिए मुझे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। तो अगर वैसा कोई भी चीज है वो भी कंसिडर करेंगे व्हाइल असेसिंग दैट वेदर इट इज हाईली प्रोबेबल और नॉट। अगर तुम्हें ब्रीफ में अगर मैं रिकैप करवा दूं, अच्छे से रिकैप करवा दूं, तो यहाँ पे एसेट को हेल्ड फॉर सेल कब मानेंगे, ठीक है सर, वो भी कौन सा एसेट को, नॉन करंट एसेट को। ये नॉन करंट एसेट को हेल्ड फॉर सेल कब मानेंगे, एक हाईली प्रोबेबल है, सेकंड अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, एसेट कैन बी हेल्ड फॉर सेल। ओके, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन बैंक भी मैंने शायद से टेलीग्राम शायद से नहीं, टेलीग्राम में अपलोडेड है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो देखो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, an entity can't classify a manufacturing facility as held for sale if prior to selling the facility it needs to clear backlog of uncompleted orders। यानी क्या, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हेल्ड फॉर सेल मानने का हम घोषित कर रहे हैं, यानी या सेल करने का हमारा इरादा है। बट सेल कब होगा, जब वो जो है ना जो बैकलॉग है, अनकम्प्लीटेड ऑर्डर्स है, वो जब कंप्लीट होगा तब जाके हम क्या मानेंगे, सेल, यानी कि वो होने के बाद ही सेल करेंगे। तो क्या इसको इमीडिएटली हेल्ड फॉर सेल मान सकते हैं क्या, यानी क्या जो एसेट है वो इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये अनकम्प्लीटेड ऑर्डर्स कितना है, बहुत सारे हो सकते हैं, ये कंप्लीट करने बहुत टाइम ले सकता है, ग्लिच आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, इमीडिएटली प्रेजेंट कंडीशंस में अवेलेबल नहीं है तो फिर हेल्ड फॉर सेल नहीं मान सकते। बट हाँ, अगर समझो तुम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विदाउट अनकम्प्लीटेड ऑर्डर्स भी सेल कर सकते हो, यानी क्या, बायर को चालू किया आपने और सब कुछ इनिशिएट कर दिया, जो 5 कंडीशन है, क्या हमारे पास प्लान है सेल करने का, सेकंड बायर को ट्रेस करने का स्टार्ट कर दिया, एक्टिवली मार्केट कर दिया, यानी कि मेरा एसेट सेल कर रहे हो, राइट। फिर उसके बाद क्या है, सेल 1 साल में कंप्लीट करने का मेरे पास प्लान है कि 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा और मैं बैकआउट नहीं करूंगा सेल करने से, ये 5 कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे और इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे जो अनकम्प्लीटेड ऑर्डर है उसको कंप्लीट करना है करके, तो उस केस में बोल सकते हो यस दिस इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। देखो, however, if the entity intends to sell the manufacturing facility along with the uncompleted order, it can be considered as available for immediate sale। तो अगर uncompleted orders के साथ भी वो बेच सकता है तो फिर उस केस में available for immediate sale मान सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लो। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पे, कंपनी XYZ होल्ड्स 85% इन इट्स सब्सिडियरी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनी XYZ जो है ना वो 85% होल्ड कर रहा है इंटरेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी ABC। एट द ईयर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी ABC हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू सेल अ नॉन करंट एसेट टू कंपनी XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे एट द एंड ABC जो है, ABC कंपनी वो क्या माने, उनके पास एक अप्रूव्ड प्लान है, वो एसेट को बेच सकता है, किसको, XYZ को। द इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स द अप्रूवल बाय द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज ABC लिमिटेड थ्रू अ फॉर्मल वोट व्हिच विल टेक प्लेस आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, तुम बताओ, यहाँ पे XYZ है और मेरे पास ABC है, ABC में XYZ 85% होल्ड कर रहा है, बरोबर है, 85% होल्ड कर रहा है, यस सर। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द बोर्ड मीटिंग ABC जो है हैज अप्रूव्ड अ प्लान फॉर नॉन करंट एसेट, सेल अ नॉन करंट एसेट टू XYZ। यानी क्या, ये जो ABC लिमिटेड है, ये ABC लिमिटेड एक एसेट को बेच रहा है, किसको,
XYZ को बेच रहा है, बरोबर। XYZ जो मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग रखता है किसमें, ABC में, राइट। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये सेल कब प्रोबेबल होगा, जब मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स मिलेंगे, राइट। जब मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स मिलेंगे सेल के अगेंस्ट, तो फिर तभी मान सकते हैं हम, सेल के फेवरेबल में तब मान सकते हैं ये सेल हो सकता है। तुम बताओ यहाँ पे ABC लिमिटेड के बुक्स में ABC का जो होल्डिंग है वो मेजॉरिटी किसके पास है, XYZ, बरोबर, XYZ। तो उस केस में हम क्या मानेंगे, इसको सेल प्रोबेबल मान सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 40% सिर्फ XYZ होल्ड कर रहा है, बचा हुआ 60% आउटसाइडर्स होल्ड कर रहे हैं, तो आउटसाइडर्स को सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ XYZ भी ओके दे दिया तो वो सेल कर सकते हैं। तो देखो, फॉर अ ट्रांजेक्शन विद द मेजॉरिटी with a major shareholding, in case of the parent, the minority shareholders are given protection in law if the value of transaction exceeds a specified threshold. The law prevents company XYZ from participating in formal vote on such transaction. अच्छा, law prevent कर रहा है कि company XYZ को participate करने से। Company ABC has not received any undertakings to vote in particular manner from any other shareholders. It is possible that the proposed transaction may be controversial and the outcome of shareholders vote is uncertain. From the company's ABC perspective, the highly probable test is not met. यानी क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, देखो आगे क्या हो रहा है। पहले तो मैंने एक व्यू बता दिया, कहाँ पे XYZ है, ABC है, और ABC का सेल करना है, तो सेल करना है XYZ को ही, और XYZ ही होल्ड कर रहा है 85%, तो मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स अगर चाहिए होगा तो XYZ से मिल जाएगा। बट यहाँ पे जब सेल करना चाह रहा है तो एडिशनली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, XYZ जो लिमिटेड है, जो XYZ लिमिटेड है, इसके पास वोटिंग करने का राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉ ने बोल दिया कि अगर कोई भी ऐसा सेल होगा तो XYZ वोट नहीं कर सकता है, बरोबर। तो XYZ वोट नहीं कर सकता, तो वोटिंग किसके पास रहेगा फिर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स 15%। अब ये 15% से वोटिंग राइट्स आना चाहिए कि यहाँ ये सेल हो सकता है करके, राइट, 15% से, बट 15% से आया ही नहीं। जब 15% से आया ही नहीं तो फिर उस केस में जो अपना सेकंड कंडीशन है, दैट सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, वो फुलफिल नहीं हुआ, तो इसको हेल्ड फॉर सेल नहीं मान सकते। तो अच्छे से अगर तुम रीड करोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पे, बोल सकते हो। तो फिर से एक बार बता दूं, XYZ है, ABC है, XYZ जो है इसमें होल्डिंग रखता है, राइट, बरोबर। ABC जो है इसको गुड सेल करना चाह रहा है, राइट। तो अब जब ABC लिमिटेड गुड सेल करना चाह रहा है तो सेल क्या ट्रांजेक्शन होने के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे नॉन करंट एसेट सेल के लिए तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, किससे, शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर से जब अप्रूवल चाहिए तो वो कंसिडर करना होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर शेयर होल्डर्स का अगर कंसिडरेशन है इन दी वोटिंग राइट्स तो फिर उनको कंसिडर करना पड़ेगा, तो यस सर कंसिडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक ये है क्लॉज है कि जो XYZ है वो पार्टिसिपेशन नहीं ले सकता इन दी मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी है। तो XYZ में सॉरी ABC लिमिटेड में कितनी बचे हैं, 15% ही बचा है, राइट। ये 15% से वोटिंग राइट्स आना चाहिए, बट 15% से वोटिंग राइट नहीं आया। अगर नहीं आया तो बेच नहीं सकता है, एंड सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल वाला जो क्लॉज है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर उस केस में हेल्ड फॉर सेल नहीं मान सकते। इज दैट क्लियर, एकदम समझ में आ गया, सिंपल सा चीज है, यस सर, सिंपल सा चीजें हो गया। तुम सिंपली अगर तुम्हें चाहो तो एग्जांपल्स के थ्रू जा सकते हो, और एक कोई एग्जांपल है तो मैं बता दूंगा, तो जस्ट अ मिनट देखने दो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी एक बार देख लेते हैं, क्या है इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल। An entity is committed to selling plan of manufacturing facility in its present condition and so classifies it as held for sale। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो प्रेजेंट कंडीशन में सेल के लिए अवेलेबल है, तो वो हेल्ड फॉर सेल माना जा सकता है। आफ्टर फर्म परचेज कमिटमेंट द बायर्स इंस्पेक्शन आइडेंटिफाइज एनवायरमेंटल damages not previously existed. The entity is required by the buyer to make good the damages which will extend the period required to complete the sale beyond 1 year. However, entity has initiated action to make good the damages and satisfactory is highly probable in this situation, exception to 1 year required। अच्छा, ये वाला जो है ना एक्सेप्शन वाला पार्ट है, कीप इट असाइड। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन होना चाहिए। ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है, ये एग्जांपल, वो एक्सेप्शन वाला देख लेते बाद में, नेक्स्ट जो बताऊंगा उसमें पता चल जाएगा। कूल, यहाँ पे इतना एग्जांपल्स बहुत काफी है मेरे हिसाब से। सो क्या देगा सर हमने, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ये दो कंडीशंस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अगर नींद से भी उठा के पूछ लिया तो क्या है, तुम्हें बोलने आना चाहिए यस सर सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, और दूसरा क्या है, दूसरा है अवेलेबल इन द प्रेजेंट कंडीशन। ये दो कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं,
अब ठीक है सर, ये तो समझ गए हम, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल एंड अवेलेबल इन द इमीडिएट कंडीशन। तो इतना तो समझ गया सर, ये तो कंडीशंस फुलफिल हो गया और मेरा एसेट जो है ना हेल्ड फॉर सेल हो गया। बट हेल्ड फॉर सेल होने के बाद क्या प्रोसीजर्स है, हाउ वी विल क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर एसेट। समझो यहाँ पे मैं मशीनरी को कर रहा हूँ ना, तो मशीनरी को कर रहा हूँ, तो मशीनरी का जो है ना, मशीनरी किसके हिसाब से हम डील करते हैं, एज पर इंड AS 16, दैट इज PPE। मानते हो, राइट? यस सर, इंड AS 16 PPE। मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर्स डाल दिया है मैंने यूट्यूब में, तो अपलोड किया है, तो देख लो इंड AS 16 का। तो इंड AS 16 के हिसाब से हम क्या करते हैं, डील करते हैं मशीनरी का। अब होगा क्या सर, जब ये कंडीशंस फुलफिल करेगा तो ये क्या होगा, ये इंड AS 16 से हटके ये आ जाएगा इंड AS 105 में। वाओ, सुपर, एकदम बढ़िया। क्या होने वाला है, जैसे ही मशीनरी 116 में होगा, 16 से वो हट के यहाँ पे 105 में आ जाएगा। अब 105 में आने से पहले क्या होगा पता है क्या, आने से पहले इसका कैरिंग अमाउंट होगा ना, कुछ तो इसका कैरिंग अमाउंट होगा ना, राइट? इसका कैरिंग अमाउंट होगा, यस सर। और क्लासिफाई करने के डेट के टाइम पे मेरे पास फेयर वैल्यू होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यस सर। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, सुनो फिर से। यहाँ पे इंड AS 16 के हिसाब से कैरिंग अमाउंट होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ लगा के। दूसरा, इंड AS 105 के हिसाब से, मतलब इंड AS 105 में आने के लिए जो डेट ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज है, उस डेट में यहाँ पे फेयर वैल्यू भी होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बराबर। इन दोनों का वैल्यू चेक करेंगे एंड यहाँ पे विच एवर इज लोअर would be taken to IND AS 105। सिंपल है, सिंपल है। तुम क्या करो, व्हाट यू डू, जस्ट अ मिनट। अच्छा, व्हाट यू डू, क्या करोगे तुम, जो असेट है, असेट का कैरिंग अमाउंट निकाल लो। यानी क्या, जो दिन क्लासिफाई होगा उसके पहले दिन तक उसका क्या कैरिंग अमाउंट है वो देख लो। ठीक है सर, देख लिया हमने। देखने के बाद फिर उसके बाद निकालो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो तुम्हें पता ही है, मार्केट से मिल जाएगा, बराबर। विच एवर इज लोअर में तुम क्लासिफाई करोगे इन इंड AS 105। ठीक है सर, जैसे ही क्लासिफिकेशन होगा इनटू इंड AS 105, तो यहां पे मैं एक चीज बताऊं क्या, यहाँ पे जो ये मेरा मशीनरी है, once the asset is classified in 105, then there will be no depreciation। depreciation होगा ही नहीं बच्चा, मेरे बाबू, समझ रहे हो तुम क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे एक बार मेरे असेट जो है, ये जो असेट है, ये असेट को मैंने क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया इनटू इंड AS 105। तो 105 में क्लासिफाई करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे सर फिर, तो यहाँ पे इंक्रीज है डिक्रीज है देख लो, और इंक्रीज है डिक्रीज है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। समझा नहीं सर, फिर से समझाओ। देखो, मैंने तो बता दिया क्या, इंड AS 105 में जाना ही जाना है। क्यों, क्योंकि तुम्हें बेचना है मशीनरी को, राइट? अब जब मशीनरी को बेचना है तो उसका पहले तक, यानी जो डेट ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके पहले तक कैसे करेंगे, अगर समझो मैं टाइमलाइन में बताता हूं तुमको, टाइमलाइन में बताओ विद एग्जांपल। समझो यहाँ पे मेरे पास मशीनरी है ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है, मशीनरी है मेरे पास, और ये मशीनरी को क्या हो रहा है, मशीनरी का वैल्यू है 10 लाख, यानी क्या, कैरिंग अमाउंट, राइट? और तुम बीच में आ गए, कहाँ पे सर, 1 अक्टूबर पे आ गए। 1 अक्टूबर में तुम्हें क्या लग रहा है, हमें सेल करना है सही एसेट को, और ये सेल का कंडीशंस जो भी है वो फुलफिल हो गया है, सेल का कंडीशन फुलफिल हो गया, जो मेरा इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है, और मेरा जो है ना सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल, ये वाला कंडीशंस फुलफिल हो गया। अब कंडीशंस फुलफिल होते ही यहाँ पे तुम जो मशीनरी है वो किसके हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे होगे, यहाँ पे तुम मशीनरी इंड AS 16 के हिसाब से कर रहे होगे, राइट? अब यहाँ पे चलते चलते चलते
यहाँ पे अगर तुम देखोगे चलते 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 यहाँ पे 105 में क्लासिफाई करना होगा, ठीक है 105। तो 105 में क्लासिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अप टू 30 सितंबर, यहाँ पे 30 सितंबर होगा ना, तो 30 सितंबर के तक यहाँ पे जो मशीनरी है 10 लाख के ऊपर, इसका डेप्रीशिएशन कंप्यूट कर लो, चार्ज कर लो डेप्रीशिएशन। समझो 1 लाख रुपीस है, 1 लाख रुपीस मैंने डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया। दिस इज माई कैरिंग अमाउंट, 9 लाख इज माई कैरिंग अमाउंट। ये 9 लाख कैरिंग अमाउंट है और इसके साथ साथ में तुम्हारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी देख लो, ठीक है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल समझो मेरे पास 8 लाख है, समझो मेरे पास 8 लाख है। तो हम इंड एस 105 में, इंड एस 105 में कौन सा वैल्यू में क्लासिफाई करेंगे, यानी कौन सा वैल्यू में मेजर करेंगे, वी विल मेजर इट एट रुपीज 8 लाख। बरोबर है, समझा मैंने क्या बोला, विच एवर इज लोअर वैल्यू लोगे क्लासिफाई करते समय, ठीक है सर मेजर कर लिया। तो सर तुम्हारे पास डाउट आया क्या, तुम्हारे दिमाग में डाउट उठा, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट 9 लाख है, मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 8 लाख है, तो सर मैं तो लॉस में कर रहा हूँ ना, यानी लॉस में चल रहा हूँ, यानी मेरे बुक्स में 9 लाख दिख रहा है, मार्केट में 8 लाख में बिक रहा है, तो उस केस में मेरे तो यहाँ पे 1 लाख का लॉस हुआ ना सर, बरोबर है लॉस हुआ। तो यहाँ पे इसको लॉस को क्या बोलते हैं सर, लॉस को हम बोलते हैं सर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस, क्या बोलेंगे इसको, इम्पेयरमेंट लॉस। और ये इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करते हुए हम क्लासिफाई कर देंगे इन 105, यानी क्या 16 से 105 को। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्लासिफाई होगा नो डेप्रीशिएशन, बिल्कुल भी नो डेप्रीशिएशन, नो मीन्स नो, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन नहीं चार्ज करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ असेट को लेके जाएंगे और उसको सेपरेटली प्रेजेंट करेंगे इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ रहे हो तुम, एकदम इजी है, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैंने क्या बताया सर, एडिशनल पॉइंट मैंने इंपेयरमेंट लॉस का बताया, राइट, एडिशनल लॉस इंपेयरमेंट लॉस बताया। इंपेयरमेंट लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्पेसिफिक डिस्कशन है बट यहाँ पे मैंने बता दिया। याद है ना तुमको, इंडेस 136 किया था हमने इंपेयरमेंट, उसमें हमने देखा था इफ माई रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन माई कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट जो है मेरा 10 रुपया है, सॉरी, एंड मेरा रिकवरेबल अमाउंट 6 रुपया है, तो फिर उस केस में जो 4 रुपया है वो क्या माना जाएगा, दैट 4 रुपीज वुड बी कंसिडर्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, और वो इंपेयरमेंट लॉस को हम पीएनएल में ट्रांसफर करते थे, याद है तुम्हें, बरोबर। तो वही सेम प्रोसीजर है, हम ऐसा करके हम इंड एस 105 में क्लासिफाई करेंगे। चलो जी, वंस वी हैव अंडरस्टूड कि कैसा हमारा हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो सकता है, इसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बता देता हूँ, तो फिर यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 1, देख लो क्या है, मेजरमेंट टू क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल। एन एंटिटी ABC owns an item of property and it was started at the following amounts in the last financial year. As on 31st March X1 cost उसका क्या था, 12 लाख था, डेप्रिसिएशन 6 लाख था, नेट बुक वैल्यू उसका हो गया 6 लाख। अब बताओ ये वैल्यू कब का है, 31st मार्च X1 का वैल्यू है, और यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 12 लाख है, और आज के दिन का अगर कैरिंग अमाउंट बोल दूं मैं 6 लाख है मेरा, राइट, 6 लाख है, ओके सर। The asset is depreciated at an annual rate of 10%, that is 1,20,000, राइट। तो asset depreciate क्या है at an annual rate of 10%, जो 1,20,000 में आता है नॉर्मली, यहाँ पे दिया है, यानी क्या अगर तुम देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू में depreciate हो रहा है, ओके सर। An entity ABC closes its books on 31st March each year during July X1, यानी क्या, जुलाई X1 पे entity ABC decides to sell the asset and on 1st August it meets the criteria to be classified as held for sale. Analyze what is would be the treatment of the property in the books of X1 in the year of X1 and X2. तो तुम यहाँ पे क्या ध्यान दोगे सर, यहाँ पे सबसे पहले कैरिंग अमाउंट है क्या मेरे पास, यस कैरिंग अमाउंट है। कब क्लासिफाई हो रहा है, देखो क्लासिफाई का हेल्ड फॉर कंडीशन का क्राइटेरिया मीट हो रहा है 1 अगस्त को, यानी क्या अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, और 1 अगस्त को ये हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगा तो सब्सिक्वेंटली डिप्रिसिएशन नहीं लग सकता है। तो 4 महीने का तो डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, तो डिप्रिसिएशन लगाओ, बताओ 1,20,000 इज नॉर्मल डिप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, तो 4 मंथ्स के लिए कितना आ जाएगा, 4/12 ये आ जाएगा सर 40,000, राइट। ये 40,000 को लेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आ जाएगा विच इज अराउंड, और कैरिंग अमाउंट इज 5,60,000, यस सर 5,60,000। अब देखो ये तो मेरा कैरिंग अमाउंट है,
अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं दिया है, तो इसी को हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मानेंगे और इंड एस 105 में ट्रांसफर कर देंगे। यानी क्या सेम मेरा कैरिंग अमाउंट एंड कॉस्ट टू सेल इज इक्वल, दोनों सेम मान के हम इसी वैल्यू को 105 में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल है। तो देखो, on 31st July, entity ABC should ensure that the asset is measured in accordance with Ind AS 16. It should be depreciated further 40,000, यानी क्या 40,000 in the sense 12 लाख का डेप्रिसिएशन है, साल भर का 4 महीने का 40,000 आएगा, एंड शुड बी कैरिड एट 5,60,000 बिफोर इट इज मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 105। इज दैट क्लियर? बोलो एक बार अच्छे से, समझ में आ गया क्या? यस सर, समझ में आ गया। अब समझो ये समझ में आ गया, तो इसका एक अच्छे से एग्जांपल है क्लासिफाइड फॉर हेल्थ फॉर सेल, वो देख लेते हैं। बट एक और चीज ध्यान रखो। अच्छा सर, स्टार्टिंग में हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, समझो राइट, स्टार्टिंग में हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी क्या, मेरा कैरिंग अमाउंट था 90,000 और मेरा यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट था, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोल दो, वो 80,000 था। तो 1 लाख और 80,000 राइट, 20,000 का हमने क्या किया, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको साइड पे रख दिया। समझो सर यहाँ पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी हेल्ड फॉर सेल से निकल के अभी नॉर्मल वैल्यू में लेके आना है, राइट, हो सकता है, इट इज अ वेरी रेयर केस, बट हो सकता है ना। यहाँ पे 105 से यहाँ पे नॉर्मल एसेट भी ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि पहले सेल करने सोचा, अब मुझे लग रहा है नहीं यार, सेल करने से मुझे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, यूज करने से ही ज्यादा वैल्यू मिलेगा, तो मैं नॉर्मल यूज करता हूँ। तो उस केस में सर उस पॉइंट ऑफ टाइम का मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेना होगा, यस बिल्कुल लेना होगा। तो तभी मेरा इंपेयरमेंट लॉस पहले रिकॉग्नाइज किया था मैंने, अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ओनली अप टू द इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड, वो क्लियरली देखते हैं, बट ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। एक और चीज, अगर तुम्हारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, डिक्रीज हुआ तो जो डिक्रीज है उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, इंक्रीज है तो इंक्रीज को भी ट्रांसफर कर दो। तो आ जाओ, ये अच्छा एग्जांपल है, देख लेते हैं। ABC Limited acquired a property of for 2 lakhs, 2 लाख का प्रॉपर्टी लिया। After few years, the cumulative depreciation on the property is 80,000 has been recognized and subsequently the property is classified as held for sale as per Ind AS 105। तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी कितने का था, 2 लाख का था, इसको डेप्रिशिएट कितना का किया, 180,000 से, तो यहाँ पे 1,60,000 का मेरा वैल्यू आ गया, 1,60,000 नहीं 1,20,000 ना, हाँ 1,20,000 का वैल्यू आ गया, और ये 1,20,000 के बेसिस में हमने 105 में हमने क्लासिफाई कर दिया। At the time of classification as held for sale, it will be measured at lower of its carrying amount, which is 1,20,000 and the fair value less cost to sell, which is 1 लाख। अभी अगर देखोगे तो मेरा कैरिंग अमाउंट जो है ना 1,20,000 है, बट मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, लेस कॉस्ट टू सेल इज 1 लाख। तुम बताओ यहाँ पे 20,000 को मेरा तो डिक्रीज है ना, हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर हम इंड AS 105 में लेके जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये 20,000 जो है ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंपेयरमेंट लॉस, और इसको अकॉर्डिंगली राइट डाउन करेंगे। अकॉर्डिंगली it is written down on classification of property as held for sale and accordingly the property is carried at 1 lakh, a loss of 20,000 is recognized in profit and loss account, profit and loss account में recognize कर लेंगे। on the next reporting date the property's fair value less cost to sell is estimated to 85,000। अब क्या हुआ, 1 लाख का हमने क्या किया था, 1 लाख का हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, बरोबर। इनिशियली 20,000 का आया था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया। अब फिर से कम हुआ, तो फिर नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट में, तो फिर से जब कम हुआ, उसका वैल्यू जो कम हुआ है, 1 लाख था मेरा पहले, राइट, 1 लाख था, 1 लाख से मेरा 85,000 हुआ, तो 15,000 का फर्दर डिक्रीज है, तो हम क्या करते हैं, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, राइट। तो फिर यहाँ पे फिर से रिटर्न डाउन हो गया, तो 15,000 फिर से लेके जाओ इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉपर्टी इज कैरिड एट 85,000। अब क्या हुआ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में बढ़ गया 9,000, 90,000 में हो गया, मतलब 85,000 का था, अब 90,000 में हो गया, यानी कि 5,000 का इंक्रीज है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लो गेन। तो यहाँ पे कर क्या रहे सर, हम सिंपली ये कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्ड फॉर सेल में हम क्लासिफाई किया है वो एसेट को सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे एवरी रिपोर्टिंग पीरियड में क्या हो रहा है। अच्छा सर, तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन, सर तुम तो बोल रहे हो 1 साल में कंप्लीट करना चाहिए सेल, और वो 1 साल में कंप्लीट मतलब यानी क्या, एक रिपोर्टिंग डेट से दूसरा रिपोर्टिंग डेट, राइट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन कब होगा, यानी क्या हर रिपोर्टिंग डेट में क्यों वैल्यू कर रहे हो आप। देखो बच्चा समझ लो क्या है, 1 साल तो हमारा इंड AS ने दिया है कि बोला है कि 1 साल में कंप्लीट कर लो, बट उसका एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे कि अगर 1 साल में नहीं होता है, 1 साल में नहीं होता है, नॉर्मली उसको 105 से निकाल देते हैं, बट अगर वो एक्सेप्टेबल सिचुएशंस में हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एज हेल्ड फॉर सेल, राइट। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू करने का तरीका बताया कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, कैसा होता है,
राइट। डेप्रिसिएशन बंद करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे फर्दर। ओके सर, समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। चलो यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो उस केस में मैं आगे बढ़ता हूं। क्या आगे बढ़ोगे सर? छोटे छोटे चीजें बताना है। अगर तुम यहां पे देखोगे ना, नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप्स, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नॉन करंट एसेट भी बोल रहे हैं और उसके साथ साथ में डिस्पोजल ग्रुप भी बोल रहे हैं। अब डिस्पोजल ग्रुप होता क्या है सर? आ जाओ, डिस्पोजल ग्रुप होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ एसेट्स को बोल सकते हैं डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप यानी एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिस्पोजल ग्रुप। यानी एक क्लब वे में हम कर रहे हैं। ये कैश जनरेटिंग यूनिट भी हो सकता है, या नंबर ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट हो सकता है, या फिर एक सिंगल पार्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट भी हो सकता है। यानी क्या सर? कैश जनरेटिंग यूनिट होता क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट वो है जहां पे एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक क्लस्टर है जहां से अपने को रेवेन्यू डिराइव हो रहा है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा क्लासेस चल रहा है और ये क्लासेस ले रहा हूं मैं, बट क्लासेस लेते लेते क्या है ना, मेरा क्लासेस भी चल रहा है, मेरा मॉक टेस्ट पेपर भी चल रहा है, मेरा बुक्स का प्रिंटिंग भी चल रहा है, यानी बुक्स का सेल भी चल रहा है। तो मेरा 3 सोर्सेस ऑफ इनकम हो गए। एक क्लासेस का, जहां पे क्लासेस लेंगे और बुक्स भी लेंगे और बुक्स के साथ साथ में क्लासेस मिल जाएगा। सेकंड, सिर्फ और सिर्फ बुक्स लेने वाले से, और एक थर्ड है एक मॉक टेस्ट लेने वाले। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, मेरा कैश जनरेटिंग यूनिट 3 है यहाँ पे। देखो ऐसा कंपल्शन नहीं है ना, अगर मेरे से क्लासेस ले रहे हो तो मॉक टेस्ट मेरे से ही ले, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि अगर मेरे पास से बुक्स ले रहे हो तो मेरे पास ही क्लासेस लो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉक टेस्ट पेपर है उसके ऊपर जो भी रिसोर्सेस लग रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट। क्या बोल सकते हैं इसको? सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को। यानी क्या सर? इसमें क्या लगेगा? इसमें एक तो एक दो पर्सनल लगेंगे, मतलब सीए लगेंगे जो पेपर को टेस्ट करेगा, मतलब पेपर सेट करेगा, फिर उसके बाद करेक्शन करेगा स्टूडेंट्स का। एक होगा मार्केटिंग का बंदा जो मार्केटिंग करेगा मॉक टेस्ट पेपर का। फिर उसके बाद एक टीम रहेगा, ये सारी टीम को क्या बोलेंगे? कैश जनरेटिंग यूनिट, क्योंकि इनकम डिराइव हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, cash generating unit is the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of cash flows from any other assets। यानी क्या? भले ही मेरा क्लासेस हो या ना हो, बट मॉक टेस्ट पेपर चलेगा ही चलेगा। इट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, वो मेरा सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद अगर डिस्पोजल ग्रुप देख सकते हो, तो डिस्पोजल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ असेट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ by or sale or otherwise together as a group in a single transaction, and the liability is directly associated with those assets that will be transferred in the transaction. A disposal group may be a group of cash generating units, single cash generating or a part of cash generating unit to which the goodwill has been allocated in accordance with India's 36 impairment laws, impairment of assets, or if it has an operation within such cash generating unit। सिंपल है, कुछ नहीं है। एक ग्रुप ऑफ असेट्स को हम क्या बोलेंगे? एक डिस्पोजल ग्रुप। अगर ग्रुप ऑफ असेट है उसको डिस्पोज करना चाह रहे हैं, उसको बोल सकते हैं हम डिस्पोजल ग्रुप। सिंपल है, एकदम क्लियर है सर। तो हमने क्या देखा? हम जो अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है, मतलब यानी क्या? इमीडिएटली हेल्ड फॉर सेल और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो कंडीशंस है, ये किसके ऊपर लगेगा? मेरा जो है ना डिस्पोजल ग्रुप के ऊपर भी सेम कंडीशंस लगेंगे, ठीक है। डिस्पोजल ग्रुप कैसा दिखता है आ जाओ बताता हूं मैं। हाउ यू कैन सी दैट डिस्पोजल ग्रुप? यस, वंस यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिस्पोजल ग्रुप, उसका एक एग्जांपल देखते। देखो डिस्पोजल ग्रुप दिखता कैसा है? डिस्पोजल ग्रुप ऐसा दिखता है। देखो गुडविल हो सकता है उसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग इन्वेंटरी एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज डिस्पोजल ग्रुप, राइट। ये सारी चीजों को क्या बोल सकते हैं हम? डिस्पोजल ग्रुप। और इसको कैसा हेल्ड फॉर सेल कर रहा है, इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा, इसका मेजरमेंट कैसा होगा, वो देख लेते हैं अपन फर्दर। बट यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन बताना था, डेफिनेशन के लिए समझ लो। जब भी गुडविल देखो तो तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए, गुडविल जो एक्वायर हुआ है वो अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, राइट। जो भी बिजनेस हुआ है ना, बिजनेस हुआ है, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, गुडविल एक्वायर हुआ है तो ये हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। ओके सर, आ जाओ, छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट भी देख लेते हैं। पहला चीज है, अगर समझो लॉस ऑफ कंट्रोल इन सब्सिडरी है, यानी क्या? कंसोलिडेशन में तुमने पढ़ा होगा कि लॉस ऑफ सब्सिडरी होता क्या है, राइट। तो अगर लॉस ऑफ सब्सिडरी है तो उस केस में अगर पेरेंट सोच रहा है कि उसके सब्सिडरी को बेच दे, तो उस केस में हमें वो चेक करना पड़ेगा कि वेदर ही द सब्सिडरी इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल, सेल इज हाईली प्रोबेबल। इफ यस, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज है ऑफ सब्सिडरीज,
पूरा का पूरा इन दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम यहाँ पे इसमें दिखा देंगे हेल्ड फॉर सेल में। तो अगर देखोगे तो एंटिटी विच हैज कमिटेड टू सेल प्लान which involves loss of control of subsidiary shall classify all the assets and liabilities of its subsidiary as held for sale in its consolidated financial statements। यानी कि अगर पेरेंट को लग रहा है कि उसका जो सब्सिडरी है उसको बेच देना है तो बाकी का कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, तो उस केस में वो जो सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसका सब्सिडरी का वो हेल्ड फॉर सेल में दिखा सकता है। व्हेन द क्राइटेरिया सेट आउट अबव इज सेटिस्फाइड रिगार्डलेस वेदर द एंटिटी विल रिटेन द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इट्स फॉर्मर आफ्टर सेल। ठीक है, उसके फॉर्मर इन द सेंस सब्सिडरी में रिटेन करता या नहीं करता, दैट इज नॉट द केस, बट विद इट इज सिंपली ऐसा समझ लो कि अगर समझो अगर पेरेंट को सेल करना है सब्सिडरी को तो फिर उस केस में वो पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को हेल्ड फॉर सेल दिखा देगा। ओके सर, अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है सर यहाँ पे, एक्सेप्शन टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी क्या, अगर समझो कोई भी असेट है और वो असेट को बेचना चाहते हैं, राइट, बट बेचना चाहना के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करना है, उसमें से सेकंड वाला है हाईली प्रोबेबल, जिसमें 1 ईयर का कंडीशन आता है, दैट सेल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर समझो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा तो फिर उसको 105 से निकल के नॉर्मल में डाल देंगे हम, राइट। यानी क्या 105 में दिखा रहे थे हेल्ड फॉर सेल, बट अभी फुलफिल नहीं हुआ कंडीशन, 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको उठा के फिर से पीपीई में दिखा देंगे। बट ऐसा कोई सिचुएशन है, कुछ सिचुएशन है जहां पे ये अलाउड है कि 1 साल के ऊपर भी जा सकता है। क्या है सर यहाँ पे देखो, एक्सेप्शन टू ईयर 1, एंटिटी शैल स्टिल क्लासिफाई एन एसेट और डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल इवन इफ द टाइम फ्रेम ऑफ 1 ईयर कंट्रोल इज 1 ईयर टू कंट्रोल द सेल इज लैप्स्ड। यानी क्या 1 साल का जो है वो लैप्स हो गया, फिर भी कर सकते हैं। कब? जब जो कंडीशंस है वो जो सेलर है उसके हाथ में नहीं थे। समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, बायर ने क्या किया, सॉरी सेलर ने क्या किया, सेलर तो ढूंढ रहा है बायर को, वो क्या है रीजनेबल प्राइस में ही है, बट ऐसा हुआ कि मार्केट में जो है ना, मार्केट में प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया। यानी क्या 100 रुपए में बेचना चाहिए था चीज, अब मार्केट में बिक रहा है 80 में। सर तुमने तो पहले ही क्लासिफाई कर लिया ना, क्लासिफाई करके हो गया है 105 में, अब 105 में 100 में दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट का कंडीशंस डिटोरिएट हुआ है ओवर द पीरियड, तो उस केस में यहाँ पे सेलर भी कुछ नहीं कर सकता है। और सेलर क्या है, सेलर देखेगा कि whether my asset will be sold within 1 year or not, if not उसको सेल प्राइस कम करना पड़ेगा, सेल प्राइस कम करने के बाद भी बायर नहीं मिल रहा है उसको। यानी क्या एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए यहाँ पे, सेल जो है वो 1 साल में कंप्लीट नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो उसका एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं यस विद इट कैन बी क्लासिफाइड एज इंड AS 10 इन अंडर इंड AS 105 एज हेल्ड फॉर सेल। अगर जेन्युइन रीजन नहीं है और बायर सेलर जो है वो बायर को ट्रेस नहीं कर रहा, सेलर जो है वो अड़े रहा है कि नहीं मैं 100 रुपए, मैं तो 100 रुपए में बेचूंगा, उससे कम नहीं बेचूंगा, राइट। और अगर समझो सेलर जो है, सेलर इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग और वो एडवर्टाइज भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, दिस इज रिलेक्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। और सेलर क्या है, सेलर 105 में क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको निकाल के पीपीई में डाल देंगे हम, राइट। बट 1 ईयर के एक्सेप्शन क्या है कि अगर जेन्युइन रीजन है तो उस केस में हम 105 में कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा बायर नहीं मिल रहा है या मेरा सेल का डिटोरिएशन हुआ है, यानी क्या प्राइस का डिटोरिएशन हुआ है, जो है ना वो सेलर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, बस इतना सिंपल सा चीज है। सेलर के कंट्रोल में है और सेलर नहीं कर रहा है तो फिर वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा है कि मार्केट कंडीशन के बेसिस में सेलर सेल नहीं कर पाए तो फिर उस केस में 1 ईयर का एक्सेप्शन ले सकता है। तो देखो, entity can still classify an asset as disposal group as held for sale even if the time frame of 1 year has been lapsed। ठीक है, delay must be caused by the events which are beyond the control of entity। यानी कि जो सेलर है उसके कंट्रोल के बाहर है जो भी है, there must be sufficient evidence that entity is still committed to selling brand। यानी कि वो अभी भी देख रहा है, अभी भी बायर को ढूंढ रहा है, अभी भी क्या है एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अभी भी वो रीजनेबल प्राइस में, यानी मार्केट के प्राइस के बेसिस में एडजस्ट कर रहा है उसका प्राइस को, तो उस केस में हम बोल सकते हैं यस ही इज कमिटेड टू द प्लान एंड asset can be classified as held for sale। तो देखो एग्जांपल दिया है, द कंपनी इज कमिटेड टू प्लान committed to the plan to sell the non-current asset and classify the asset as held for sale during the initial 1 year period। The market condition deteriorated, market condition deteriorate हो गया and as a result the asset could not be sold by the end of the period। During the period the company actively solicited but did not receive any reasonable offers to purchase the asset and in response the company reduced its asking price and continues to actively market
एट प्राइस दैट इज रीजनेबल। यानी क्या हुआ, ये कमिटेड था प्लान के लिए, बट विद इन अ ईयर क्या हुआ, उसका मार्केट कंडीशन डिटोरिएट हो गया और प्राइस भी डिटोरिएट हो गया। वो देखते रहा कि कोई बायर मिलेगा और रीजनेबल प्राइस में बिकेगा, बट नहीं हुआ। तो फिर सेलर ने क्या किया, सेलर ने प्राइस कम कर दिया, फिर उसके बाद भी उसको नहीं मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है उसके बाद भी अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उस केस में 1 ईयर का कंडीशन एक्सेप्शन वो ले सकता है। सिंपल, एकदम सिंपल सर, यस। नेक्स्ट थिंग, सेल इंक्लूड्स एक्सचेंज। अगर सेल इंक्लूड्स एक्सचेंज है यानी कि नॉन करंट एसेट के नॉन करंट एसेट में ट्रांसफर हो रही है, बार्टर एक्सचेंज, याद है तुम्हें बार्टर एक्सचेंज? तो बार्टर एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो हो सकता है, अदरवाइज नो। देन कम्स, अगर समझो असेट एक्वायर कर रहा है एक्सक्लूसिवली विद द व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्क्लोजर, मतलब सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, इन द सेंस वो असेट ले रहा ही है बेचने के लिए, राइट? समझा तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं? यानी क्या, कोई भी असेट परचेस कर रहा हूं मैं, और परचेस इसीलिए कर रहा हूं कि इसको फर्दर बेच सकता हूं और प्रॉफिट कमा सकता हूं, दैट इज हेल्ड फॉर सेल। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल सब्जेक्ट टू अबाउ कंडीशन। अबाउ कंडीशन क्या, सेल मस्ट बी अवेलेबल, मतलब इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल, एंड नेक्स्ट हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, राइट? तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाता है परचेस करने के बाद, तो वो हेल्ड फॉर सेल के कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझो कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो गया, राइट, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है कि विद इन 3 मंथ्स वो कंप्लीट कर लेगा। तो अगर देखोगे ना, व्हेन द एंटिटी एक्वायर्स अ नॉन करंट एसेट और डिस्पोजेबल ग्रुप एक्सक्लूसिवली विद द व्यू टू इट्स सब्सिक्वेंट डिस्पोजल, यानी कि परचेज ही कर रहा हूँ कि सब्सिक्वेंटली बेच दूं मैं, द नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट द एक्विजिशन डेट इफ बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। एक 1 ईयर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि अगर जेन्युइन रीजन है देन दैट केस एक्सेप्शन चल जाएगा, एंड इट्स हाईली प्रोबेबल दैट एनी अदर क्राइटेरिया दैट इज नॉट मेट, यानी एक्विजिशन डेट पे वो मीट नहीं हुआ बट सब्सिक्वेंटली जाके वो मीट हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स, तो उस केस में हम इसको हेड फॉर सेल की कैटेगरी में दिखा सकते हैं। यानी क्या, समझो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक घर लिया और ये घर लिया बेचने के लिए। सर घर लिया तो 1 साल में बेचोगे करंट में? नहीं बाबा, जो घर है वो घर जो है वो नॉन करंट एसेट है, राइट? तो ये नॉन करंट एसेट को मैं बेचने के लिए लिया, राइट? और फिर उसके बाद मैं तुरंत स्टार्ट किया बायर ढूंढना, तुरंत इसको मार्केटिंग करना चालू किया, राइट? तुरंत मैं क्या किया, एक प्लान बनाया कि इसको कैसे सेल करना है विद इन 1 ईयर, राइट? और ये इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है। तो उस केस में क्या होगा, इसको मैं जो है ना घर को मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं नीचे दिखाऊंगा हेल्ड फॉर सेल में, मेरे बैलेंस शीट में हेल्ड फॉर सेल में दिखाऊंगा उसको, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर समझो एक आधा कंडीशन फुलफिल भी नहीं हुआ तो विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर वो फुलफिल कर सकता हूं मैं, तो उस केस में मैं हेल्ड फॉर सेल में ही दिखाऊंगा, यानी क्या, सिंपली प्रेजेंटेशन चेंज होगा, राइट? समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग ये ओनर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बताता हूं मैं। ये वाला इतना पार्ट तो ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज है अबेंडन। ये होता क्या है सर, ऐसा कोई भी असेट है जो अबेंडन हुआ है। अबेंडन यानी क्या है सर, उसको यूज ही नहीं कर रहे, या तो उसको सेल भी नहीं करेंगे या तो उसको यूज भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ दिया, ऐसा ही छोड़ दिया, मतलब यूज ही नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो, नॉन करंट एसेट हेल्ड और डिस्पोजल ग्रुप दैट नीड टू बी अबेंडन विल नॉट क्वालिफाई टू क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल। क्यों? क्योंकि अबेंडन मतलब इन द सेंस इसको बेचा नहीं जा सकता समझो, या इसको बेचना ही नहीं चाहता हूं, कोई एसेट को अबेंडन किया तो इंडेस 105 में वो आएगा ही नहीं, हेल्ड फॉर सेल में आएगा ही नहीं, ठीक है। जो है ना, इसका सिंपल लॉजिक ये बोल रहा है कि वो एसेट को मैं यूज करके उसका रिकवर कर सकता हूं मोर वैल्यू देन सेलिंग इट। देखो, बिकॉज द कैरिंग अमाउंट विल बी प्रिंसिपली रिकवर्ड थ्रू कंटिन्यूइंग यूज इन द एंटिटीज ऑपरेशन rather than sale. However, the disposal group to be abandoned meets the criteria as prescribed under Ind AS 105 to be classified as, then disclosure regarding the discontinued operation must be given. तो discontinued operation के रिलेटेड आगे देखेंगे, बट इतना ही पार्ट समझ लो कि abandoned अगर ऑपरेशन है या abandoned asset है तो उस केस में Ind AS 105 में नहीं लेके आएंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का आगे देख लेते हैं। यहाँ तक दीज आर द स्मॉल कंसेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमने क्या क्या किया सर, सबसे पहला चीज, फर्स्ट थिंग हमने देखा कि असेट हेल्ड फॉर सेल क्या होता है, राइट? वो भी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है और उसको हेल्ड फॉर सेल करना है। नॉन करंट एसेट यानी क्या, समझो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पीपी है या इंटेंजिबल एसेट है, उसको हेल्ड फॉर सेल करना है। हेल्ड फॉर सेल करने के लिए 2 कंडीशंस मीट करना पड़ेगा। एक सबसे पहला क्या है, एक सबसे पहले है मेरा यहाँ पे अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, सेकंड है मेरा यहाँ पे हाईली प्रोबेबल, राइट? हाईली प्रोबेबल में 5 कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे क्या बोला, सेल के साथ में इंडिविजुअल एसेट के साथ में डिस्पोजेबल ग्रुप को भी करना होगा। इंडिविजुअल एसेट का हमने देख लिया, डिस्पोजल ग्रुप का देखेंगे।
अब इंडिविजुअल एसेट के केस में आते हैं। इंडिविजुअल एसेट के केस में हेल्ड फॉर सेल कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन कैसा होगा सर? सिंपली तुम क्या करोगे, जो असेट है असेट को उठाओ, असेट को हेल्ड फॉर सेल में डालना होगा, तो तुम्हारा कंडीशन चेक कर लो, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल है और यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है, हाईली प्रोबेबल। जब कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, वो पर्टिकुलर असेट को डेप्रिशिएट कर लो, उसका कैरिंग अमाउंट निकाल लो इमीडिएटली बिफोर द असेट इज हेल्ड फॉर सेल, यानी असेट हेल्ड फॉर सेल के पहले के दिन तक डेप्रिशिएशन चार्ज कर लो और उसका कैरिंग अमाउंट ले लो। नेक्स्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ले लो, और इन दोनों से जो भी कम है, विच एवर इज लोअर वुड बी कंसिडर्ड इन इंडेक्स 105। ठीक है सर, इसका जो भी कम है वो इंडेक्स 105 में जाएगा। जब 105 में जाएगा इंडेक्स 105 में, तो फिर इस केस में जो डिफरेंस इन कैरिंग अमाउंट है इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उसका क्या करेंगे सर, उसको इंपेयरमेंट लॉस मानेंगे और इंपेयरमेंट लॉस में हम क्या कर देंगे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ये जो इंपेयरमेंट लॉस है सर, समझो हम क्या करते हैं, 105 से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने को इंडेक्स 105 में कन्वर्ट नहीं करना है, यानी कि मुझे डिसकंटिन्यू करना है, इंडेक्स 105 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इज अलाउड ओनली अप टू दी इंपेयरमेंट लॉस, यानी इंपेयरमेंट लॉस जितना रिकॉग्नाइज किया था उतना ही रिवर्सल कर सकता, उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। राइट, ठीक है, यहां तक क्लियर है? होप सो यहां तक क्लियर है। बचा हुआ डिस्पोजल ग्रुप का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर यू कैन सी। ठीक है।